हेलो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी ऑथर हैं अनीस जंग। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। जस्ट होल्ड ऑन। यस, अब आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है। अबाउट द ऑथर। चलिए ऑथर के बारे में हम जानते हैं। अनीस जंग, born 1944, is an Indian female author, journalist, and columnist who writes for major newspapers in India and abroad. She was born in Rourkela and belongs to an aristocratic family in Hyderabad. Her father, Nawab Hoshiar Jung, who was a renowned scholar and poet, worked as the Musahib advisor to the last Nizam Prince of Hyderabad state, and her mother and brother are also well-known Urdu poets. Jung hit the headlines with the publication of Unveiling India in 1987, which is primarily a travel diary that focuses on interviews with women. She went on write many subsequent books on the same topic and talked to women about their everyday lives and wrote books like Night of the New Moon, Encounters with Muslim Women in India, 1993, and Seven Sisters, 1994. Her book, Breaking the Silence, 1997, includes conversations on women's life from around the world. तो चलिए, अनीस जंग का जन्म कब हुआ था? 1944 में। वो एक इंडियन फीमेल ऑथर है। इंडियन फीमेल मतलब हिंदुस्तानी महिला लेखिका। वो जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट है, मतलब काफी सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए वो आर्टिकल्स लिखती रहती हैं, और ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी, विदेशों में भी। रौकेला में उनका जन्म हुआ था। वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करती हैं। एरिस्टोक्रेटिक मींस कुलीन, मींस बहुत बड़ी फैमिली। ठीक है ना। उसको बिलोंग करती है, हैदराबाद में के रहने वाले हैं। उनके फादर का नाम था नवाब होशियार जंग, जो कि एक मशहूर, रिनाउंड मींस मशहूर स्कॉलर थे और साथ ही साथ पोएट, कवि भी थे। वो किसका काम करते थे? मुसाहिब का, मींस एडवाइजरी का, सलाहकार थे। वो लास्ट प्रिंस के, लास्ट निजाम के, हैदराबाद स्टेट के। और उनकी मदर और ब्रदर भी काफी मशहूर उर्दू पोएट्स हैं। जंग ने तब, मींस अनीस जंग, ठीक है ना, ये उनका सरनेम है, कब सुर्खियां बटोरी? जब उनका सबसे पहला पब्लिकेशन क्या, जब उनका पब्लिकेशन ये हुआ था, अनवेलिंग इंडिया इन 1987। इसमें ज्यादातर किसके बारे में? ये ट्रैवल डायरी थी। ट्रैवल डायरी से आप क्या समझते हो? ट्रैवल डायरी मींस यात्रा करते वक्त जो आप नोट्स लिखते हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कह जाते हैं? डायरी मींस पॉइंट्स। आज हमने ये यहाँ पे गए तो हमने ये चीज नोटिस करी, इन लोगों से बात करी, तो इन सारी जर्नल को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवल डायरी एक तरह से। ठीक है ना। डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? कुछ लोग डायरी लिखते हैं ना अपनी, कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने इससे बात की, वहां गया। तो ठीक उसी तरह जब हम यात्रा करते हैं, ठीक है ना, जब हम ट्रैवल करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मींस उसके नोट्स लिखते, तो उस डायरी में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रैवल डायरी। वो किस पे ज्यादातर आधारित थी? उन महिलाओं से जिन्होंने, मींस अनीस जंग ने जिनका इंटरव्यू किया था अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। उसी टॉपिक्स पर उन्होंने कुछ और भी लिखा। नाइट ऑफ द न्यू मून, एनकाउंटर विद मुस्लिम वुमेन इन इंडिया, सेवन सिस्टर, और उनकी जो बुक थी, ठीक है ना, ब्रेकिंग द साइलेंस, उन्होंने काफी सारे कॉन्वर्सेशंस की, काफी सारी बातचीत करी पूरी दुनिया की महिलाओं से, मींस किस तरह से वो रह रही हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हमने अनीस जंग के बारे में पढ़ा है तो वो क्या है? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करती हैं। उनके फादर का नाम नवाब होशियार जंग था। वो एक रिनाउंड स्कॉलर, फेमस स्कॉलर और पोएट थे। वो एडवाइजर थे, मुसाहिब थे,
को इसके लास्ट निजाम प्रिंस के हैदराबाद स्टेट में उनकी मदर और जो ब्रदर भी हैं वो काफी फेमस उर्दू पोएट्स रह चुके हैं। वो ज्यादातर किसके बारे में, वुमेन ओरिएंटेशंस के बारे में लिखा करती थी, ठीक है ना। लेकिन ये जो टॉपिक आज जो उनका चैप्टर है जिसपे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लॉस्ट स्प्रिंग, वो दूसरे टॉपिक पे, मतलब जो वो लिखती आ रही थी उससे बिल्कुल एकदम अलग था, लेकिन उसका एक ही थीम था, रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना, यानी जीवन की सच्चाई को लेकर ही वो लिखा करती थी। ठीक, चलिए, आई होप आया होगा ऑथर के बारे में। अब हम आते हैं चैप्टर के बारे में, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द लॉस्ट स्प्रिंग। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग deals with the deplorable condition of poor children who get forced to miss the simple joyful moments of childhood because of their socio-economic conditions. These children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working early in life. The author Anis Jung strives hard to eliminate child labor through her book. She propagates the education of children and enforcement of strict laws against child labor by the government. The message is to put an end to child exploitation and let all children enjoy their days of the spring and joy. चलिए, ये चैप्टर के बारे में। अब ये चैप्टर किस चीज से डील करता है? जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, वो बताता है दयनीय, डिप्लोरेबल कंडीशन माने क्या होते हैं? दयनीय, कष्टदायक, है ना, मिजरेबल, पुअर कंडीशन, बेचारे बच्चों की। यहाँ पे पुअर माने क्या हो जाएगा? गरीब, साथ ही साथ बेचारे भी, बेचारे बच्चे, उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति से के बारे में बताता है कि किस तरह से वो मिस कर रहे हैं जो उनकी सिंपल जॉयफुल मोमेंट्स है। सिंपल मतलब सरल, सिंपल जॉयफुल, खुशहाली वाले पल, मोमेंट्स, वो उनको किस तरह से मिस करते हैं अपने चाइल्डहुड में। क्यों? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण, जो हमारी सामाजिक, ठीक है ना, यहाँ पे सोशियो माने क्या हो जाएगा? सामाजिक, इकोनॉमिक माने आर्थिक, जो सामाजिक आर्थिक कंडीशंस के कारण क्या होता है, कई बार समाज में ऊंच नीच, रिच एंड पुअर, और साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशंस, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं चाइल्डहुड पे, है ना। तो जो बच्चे रहते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं या पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनका जो चाइल्डहुड रहता है वो स्ट्रगल वाला रहता है, और इसी चीज को अनीस जंग ने अपने इस चैप्टर में बताया है। These children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working early in life. इन बच्चों को मौका नहीं दिया जाता, अपॉर्चुनिटी मींस मौका, चांस ही नहीं दिया जाता स्कूल जाने के लिए, और साथ ही साथ इन्हें फोर्स किया जाता है। कंपेल्ड माने क्या होता है? फोर्स करना, मजबूर करना, है ना, कि अर्ली स्टेज में, अपनी जीवन के अर्ली यानी जिंदगी के शुरुआती दिनों में वो क्या करने लगे? काम करने लगे, ठीक है ना। उन्हें फोर्स किया जाता है। क्यों? इकोनॉमिक प्रेशर रहता है, सोशल प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, इस वजह से ये अपने स्कूल ना जाकर क्या करते हैं? सीधा काम में लग जाते हैं। सॉरी। The author Anis Jung strives hard to eliminate child labor through her book. जो ऑथर है अनीस जंग, वो बहुत ही कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट कर सके। एलिमिनेट माने क्या होता है? खत्म कर सके चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या है? बाल मजदूर, है ना। अपनी इस किताब के थ्रू, अपनी इस बुक के थ्रू वो she propagates the education of children and enforcement of strict laws against child labor by the government. वो ये बताती हैं कि कितना जरूरी है चाइल्ड एजुकेशन एक बच्चे के लिए, है ना। मींस जो अर्ली स्टेज में ही बच्चे को, मतलब एजुकेशन, उसकी लाइफ, एजुकेशन ही डिसाइड करती है कि बच्चे की आगे की लाइफ कैसी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हर चाइल्ड को एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है, फंडामेंटल जो राइट है उसका, वो उसे मिले। साथ ही साथ वो स्ट्रिक्ट लॉज भी चाहती हैं चाइल्ड लेबर पे, है ना, कि जो चाइल्ड लेबर है उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आए, सख्त कानून। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है? सख्त, लॉज माने कानून। जो मैसेज
है वो ये है कि हमें चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन खत्म कर देनी चाहिए। चाइल्ड मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, बालक, है ना। एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या समझते हो? बाल शोषण। जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, बाल शोषण, उससे हमें खत्म करना होगा हम सभी को। अनीस जंग अपने इस लेसन के थ्रू हमें ये मैसेज कन्वे कर रही हैं। सभी बच्चों को हक है कि वो अपने स्प्रिंग को, अब जॉय को, जो उनकी लाइफ में जो ये एक फेज है, चाइल्डहुड फेज, वो उसे एंजॉय करे, ना कि स्ट्रगल करे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में। चलिए, आई होप आया होगा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, वो डील करती है किस चीज से? डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन, यानी जो बेचारे गरीब मजदूर बच्चे हैं उनकी दयनीय स्थिति से, कि किस तरह से उन्हें फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो अपने जॉयफुल मोमेंट्स को एंजॉय ना करते हुए सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स के चलते काम करें। साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाती कि वो स्कूलिंग करें, और फोर्स किया जाता है, कंपेल्ड किया जाता है कि वो काम करने लगे। साथ ही साथ अनीस जंग ये भी बताने की कोशिश करती हैं कि वो अपनी इस बुक के थ्रू कि चाइल्ड लेबर को किस तरह से एलिमिनेट, खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जाए, ये जरूरी भी है। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट से ये भी चाहती है कि स्ट्रिक्ट लॉज आए ताकि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को, बाल शोषण को खत्म करना चाहती। अगर आपसे कोई पूछे कि इस चैप्टर का मैसेज क्या है, तो मैसेज यही है कि वो कि जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, ठीक है ना, उसे खत्म किया जा सके। जो चैप्टर का मैसेज है, द बेसिक मैसेज इज टू एलिमिनेट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आवर सोसाइटी। ठीक, आई होप आया होगा आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में। अब चलिए मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं। चैप्टर्स में के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ऑथर तो नरेटर के रूप में है, साहिब आलम और दूसरा है मुकेश। साहिब आलम कौन है? अ रैग पिकर, कचड़े बीनने वाला। साहिब आलम कौन है? अ रैग पिकर, कचड़े बीनने वाला। साथ ही साथ मुकेश कौन है? सन ऑफ अ बैंगल मेकर, चूड़ी, बैंगल्स जो चूड़ी बनाते हैं उनका लड़का। तो यही दो कैरेक्टर्स के ऊपर को लेकर इन्होंने चैप्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम जानते हैं साहिब आलम किस चीज से गुजरता है। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि मुकेश की कंडीशंस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब आलम, लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। चलिए पढ़ने जा रहा हूं। The author's acquaintance with Sahib and many of his friends who are barefoot rag pickers introduce her to Seema Puri. Sahib is such a boy who picks up rags, roaming street to street, many with his friends. Sahib and his entire family live in Seema Puri. It is a slum area located on the periphery of Delhi. Though Sahib and his family have his family have come from Bangladesh in 1971 while war as being refugees, and they settled here forever. Sahib's family is one among many rag pickers in Seema Puri. The area consists of mud structures with roof of tin and tarpaulin. Sahib roams barefoot with his friends. They appear like flight of birds in the morning and disappear till the afternoon. There are no facilities of sewage, drainage, or 24 hours running water. About 10,000 rag pickers live in Seema Puri. Sahib has also many dreams like a common child, but there is no one around him who could listen his sound of heart. He seems curious to have a pair of shoes. The shirt that he has worn looks discolored. He looks for gold in the garbage dumps. Sahib works at a tea stall where he paid rupees 800 and all
meals. Though he doesn't like to work, but it is his compulsion. Sahib couldn't be his own master anymore, as he ever used to be. He adored roaming and picking up rags better than this work. Sahib is only the character of the exploitation of a child that reflects child labor. It shows there are millions like him who could never enjoy their childhood. Their dreams never come true. They lost their childhood and innocent dreams somewhere in the brutal world where no one feels from the heart like Sahib. तो चलिए, थोड़ी आवाज में हल्की से प्रॉब्लम है तो प्लीज क्लास फॉरगिव मी. The author's acquaintance with Sahib and many of his friends who are barefoot rag pickers introduce her to Seema Puri. ऑथर की जान पहचान रहती है साहिब से. एक्वेंटेंस माने क्या होता है? जान पहचान, ठीक है ना. ऑथर जो हमारी है, लेखिका है अनीस जंग, साहिब से उनकी जान पहचान होती है और साथ ही साथ उसके कुछ दोस्तों से जो कि रैग पिकिंग का काम करते हैं बेयरफुट. बेयरफुट माने होता है नंगे पैर, ठीक है ना. और वो कहाँ के निवासी हैं? सीमापुरी के, ठीक है ना. साहिब ऐसा लड़का है जो कि रैग मतलब कि कचरा बीनता था स्ट्रीट टू स्ट्रीट, यानी सड़कों पे जा जाके वो कचरा बीनता था अपने दोस्तों के साथ. साहिब और उसकी पूरी फैमिली कहाँ लिव करती थी? सीमापुरी में. वो एक स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली के उस उत्तरी भाग में. Though Sahib and his family have come from Bangladesh in 1971, while war as being refugees, and they settled here forever. जो साहिब था अपनी फैमिली के साथ आया था. कहां से आया था? बांग्लादेश में इन 1971, जब युद्ध चल रहा था, रिफ्यूजी बनके, ठीक है ना. 1971 में जब युद्ध चल रहा था तब वो बांग्लादेश से होकर आया था अपने परिवार के साथ एक रिफ्यूजी बनके. रिफ्यूजी माने क्या होता है? शरणार्थी के रूप में. और फिर यहीं पे सीमापुरी पे वो सेटल्ड हो गया. Sahib's family is one among many rag pickers in Seemapuri. जो साहिब की फैमिली है वो क्या है? एक तरह से सीमापुरी में जितने रैग पिकर उन्हीं में से एक है. यानी सीमापुरी इलाके में जितने क्या कहते हैं कचरे बीने वाले, उन्हीं परिवारों में से एक परिवार था, बनके रह गया है. जो एरिया है वहां का, जो इलाका है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है? मड स्ट्रक्चर, यानी कि पूरा मिट्टी से बना हुआ है. छतों पर, रूफ पर टिन या टर्पुलिन लगे हुए हैं, यानी सीमेंट की जैसे छत रहती है, या कहना चाहिए टिन की जो छत रहती है वो बनी हुई है. साहिब जो है वो रोम करता है, घूमता फिरता रहता है सड़कों पे नंगे पांव अपने दोस्तों के साथ. ऐसा लगता, और जब वो घूमता है सुबह सुबह जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सुबह जब पक्षियां निकलते हैं, ठीक वैसे ही प्रकार का नजारा किसको लगता है? हमारी ऑथर को लगता है. और वो डिसअपियर रहते हैं, गायब रहते हैं. डिसअपियर माने गायब होना, गायब रहते हैं आफ्टरनून तक. आफ्टरनून माने शाम तक वो गायब रहते हैं. जिस तरह से पक्षी होते हैं अपने घोंसलों से निकल जाते हैं सुबह सुबह और शाम को लौट आते हैं, ठीक उसी तरह साहिब भी है. सुबह निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ कचरा बीनने और शाम होते होते वो आता है. वहां का इलाका कैसा है? There are no facilities of sewage, drainage or 24 hours running water. वहां ना नाली है ना ड्रेनेज है, पानी निकलने का कोई जरिया नहीं है. साथ ही साथ वहां पे 24 घंटे पानी की सप्लाई भी नहीं है. यानी ये कहना चाहिए वहां पे सीवेज नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, और ना ही रनिंग वाटर की फैसिलिटीज है. ठीक है ना. जैसे हम सिटीज में रहते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है? टॉयलेट्स रहते हैं, बाथरूम्स रहते हैं, किचन में 24 घंटे पीने का पानी आता रहता है, हमारे वॉशरूम में पानी आता रहता है. लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था. किसी तरह की जो बेसिक मींस ये फैसिलिटी रहती, पीने के पानी तक की भी या क्लीन वाटर की, वो फैसिलिटीज भी साहिब को नहीं मिल रही थी. About 10,000 rag pickers live in सीमापुरी. लगभग 10,000 लोग सीमापुरी में रहते थे और उन सभी का क्या काम था? रैग पिकिंग का, यानी कचड़े उठाने का. साहिब के भी वही सपने थे जैसे कि हर कॉमन चाइल्ड का रहता है, लेकिन वहां उसके पास कोई नहीं था जो उसकी दिल की बात
सुनने, ठीक है ना। There is no one around him who could listen his sound of heart. Means वहां आसपास कोई नहीं था ऐसा जो उसके दिल की बात सुने. He seems curious, वो काफी means curious रहता था to have a pair of shoes, कि उसे एक जोड़ी means जूते ही मिल जाए. उस बात को लेकर वो काफी curious रहता था. The shirt that he has worn looks discolored. जो शर्ट उसने पहन रखी थी उसका भी रंग काफी फीका पड़ चुका था. He looks for gold in the garbage dumps. वो सोना देखा करता था कूड़े के ढेर में. डंप माने क्या होता है? ढेर एक तरह से. गार्बेज माने कूड़ा कचड़ा. तो कूड़े कचड़े के ढेर में वो सोना देखा करता था. सोने से मतलब आप यहाँ पे क्या समझते हो? नॉट रियल गोल्ड. गोल्ड जो मीन्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है. जो खाली बोतल हमारे लिए यूजलेस रहती थी वो उसके लिए एक तरह से ट्रेजर का काम करती थी, खजाने का काम करती थी. कई बार इसको वहां पे काफी कीमती चीजें भी मीन्स 1-2 रुपए भी मिल जाते थे, 10 का नोट भी मिल सकता था. तो ये सारा क्या था? एक तरह से कचड़े के ढेर में ट्रेजर ढूंढना, खजाना ढूंढना. तो वही कचड़ा उसके लिए क्या था? एक तरह से एडवेंचर का भी काम करता था. साहब ने टी स्टॉल में, चाय के ठेले में काम करना स्टार्ट कर दिया था जहां पे उसे 800 रुपए मिलते थे और सारा भोजन यानी दिन भर का जो भी भोजन वो करता था प्लस वो. लेकिन उसे वहां काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. बट इट इज हिज कंपल्शन, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी. क्यों? साहिब couldn't be his own master anymore. अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं था. जब वो एक रैग पिकर था तो इसके पास एक फ्रीडम थी कि उसे आराम करना है, कि काम करना है, कि घूमना है, कि खेल मीन्स. लेकिन अब वो नहीं था. जो भी मीन्स डिसीजंस थे अब वो किस पे डिपेंडेबल हो गए थे? उसके मास्टर पे डिपेंडेबल हो गए थे. He adored roaming and picking up rags better than his work. This work, sorry. Adored माने क्या होता है? पसंद करना, सहराना. वो उसे इधर उधर घूमना बहुत पसंद था. कचरा उठाना, पिकिंग माने उठाना, रैग मतलब कचरा. उसे कचरा उठाना पसंद था अपने इस काम मीन्स ये जो काम करंटली वो कर रहा था उससे ज्यादा उसे क्या पसंद था? कि वो जाकर कचरा उठाए या इधर उधर घूमे. Sahib is only the character of the exploitation of a childhood that reflects child labor. इस चैप्टर में साहिब ही वो कैरेक्टर है जो कि ये बताया था कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है चाइल्ड को, चाइल्ड लेबर. मींस अनीस जंग ने ये जो कैरेक्टर बना दिया हमें साहिब, ये क्या हमें दिखाता है? व्हाट डज इट शो? कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है, अवर सोसाइटी एक्सप्लॉइट्स अ स्मॉल चाइल्ड टू डू अ लेबरस वर्क. मींस किस तरह से हमारी सोसाइटी, हमारा समाज फोर्स करता है कि हम एक बच्चे को का शोषण करें, ठीक है ना, मजदूर के रूप में. इस तरह से काफी सारे बच्चे हैं जिनका शोषण हो रहा है. यानी बचपन में ही, उनके अर्ली चाइल्डहुड में ही उनका शोषण, उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है. उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते. वो अपना चाइल्डहुड लॉस्ट कर देते हैं. जो उनका बचपन होता है, चाइल्डहुड बचपन, वो उसे खो देते हैं. जो उनके मासूम इनोसेंट ड्रीम्स होते हैं वो भी इस क्रूल दुनिया में, ब्रूटल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं खो जाते हैं. साथ ही साथ कोई भी इनके दिलों की बात नहीं समझ पाता. किसी के पास इतना टाइम रहता ही नहीं है कि वो जाकर इनसे बातचीत करे. आई होप आप लोगों को साहिब का कैरेक्टर समझ में आया होगा. तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने ऑथर के बारे में जाना, ठीक है ना, कि ऑथर कौन थी. आपने इंट्रोडक्शन के बारे में, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था हमने उसके बारे में डिस्कस किया. जो मेन कैरेक्टर्स थे कौन कौन से थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया. और साहिब आलम जो साहिब का कैरेक्टर था उसके बारे में थोड़ा सा जाना. आप लोगों का स्टूडेंट्स ये काम है कि जो आज टॉपिक्स हमने पढ़े उसे पढ़िएगा, समझिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपने क्या पॉइंट मींस क्या सीखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइएगा पॉइंट वाइज, ठीक है ना. आपको कब सबमिट करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा. आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.